हम सभी को बचपन से सिखाया गया है कि अगर इतिहास से हमने सबक ना सीखे तो इतिहास स्वयं को दोहराता है। हमारे भारत के इतिहास में बहुत सारे जो उदाहरण हैं वो इस चीज़ को बार बार हमें बताते हैं और वो कहते हैं कि इतिहास से सबक सीखो, नहीं तो तुम्हारा हश्र पुरानी घटनाओं के द्वारा दोहराने से ही होगा। शुरुआत जैसे हम करें तो अलेक्जेंडर सिकंदर के नाम से जो पहला आक्रमणकारी आया यूनान का भारत में, तो उसको लोकल सपोर्ट दिया हमने। उसके बाद ही उसने अपनी यहाँ पे जड़ें जमाई और यूनानियों ने कई सालों तक, 100 सालों से भी ज़्यादा, आई थिंक 300 सालों के करीब तक वो यहाँ पे रहे और अपना साम्राज्य का विस्तार करते रहे। मीर कासिम जो 712 ईस्वी में आया, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, उसको भी लोकल सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं था कि वो भारत देश में आए और हम लोगों को हराने का प्रयास करे। महमूद गजनवी आया, मोहम्मद गोरी आया। मोहम्मद गोरी को तो आप जानते हैं कि तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने बहुत बुरी तरह से मार के भगाया था, लेकिन जब जयचंद ने दोबारा अपना सपोर्ट दिया तो जयचंद ने सपोर्ट के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को हराने में मदद करी। और ये भी पता है हम लोगों को कि जयचंद को 2 साल बाद ही मोहम्मद गोरी ने हरा दिया और मार भी दिया। इसके बाद इब्राहिम लोदी को बाबर हराने के लिए आया, तो अकेला संभव नहीं था कि भारत में आकर इब्राहिम लोदी को हराए। तो 1526 में हमारे लोकल सपोर्ट मिला और बाबर को वो पूरा का पूरा सपोर्ट के द्वारा इब्राहिम लोदी को हरा दिया उसने, जो कि पानीपत का पहला युद्ध के नाम से उसको जाना जाता है। इसके बाद में अंग्रेजी ताकतें जो यूरोपियन ताकतों के रूप में जानी जाती हैं वो आए और पूरा का पूरा लोकल सपोर्ट के द्वारा ही उन्होंने इस पूरी के पूरे भारत को अपने शिकंजे में जकड़ लिया और हमें कई 100 सालों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए रखा। तो इन सब घटनाओं को अगर एक क्रमबद्ध तरीके से देखें, पहचानने का प्रयास करें, तो हमको एक चीज समझ में आएगी और वो चीज है कि हम आखिर क्या है, ऐसी सिचुएशन है, क्या ऐसी मजबूरी है कि हमने लोकल सपोर्ट को दिया। और दिया चलो ठीक है, लेकिन हमने इससे सबक नहीं सीखे। आज भी कई सारी चीजें होती रहती हैं, कई सारी घटनाएं घटती रहती हैं। हम लोग देखते हैं कि चाहे वो पाकिस्तान की घटनाएं हों, तो कुछ लोग आते हैं लोकल सपोर्ट के द्वारा। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कई सारे बम धमाके हुए हैं भारत में, तो उनमें पाया गया है कि लोकल सपोर्ट ही रहता है। हम क्यों नहीं सीख रहे हैं कि हमारा भारत हमारे लिए सर्वोपरि है और किसी भी विदेशी ताकत या किसी भी गैर ऐसी व्यक्ति जो भारत के प्रति बुरी मंशा रखता है, क्या हमको ऐसी चीजें से सबक नहीं सीखना चाहिए जो हमारे भारत को कमजोर करता है? तो आज हम एक व्यक्ति से बात करने वाले हैं। हमारी होनार एक स्टूडेंट है, पूजा नरवरिया नाम है इनका। और पूजा नरवरिया से हम आज सन 1857 की क्रांति को एक अलग दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बात करने वाले हैं। और आप हमारी ये बात काफ़ी गहरी और काफ़ी समझदारी भरी आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए होने वाली है, जिससे आप लोगों को दोबारा से ये सीखने का मौका मिले, ये जानने का मौका मिले कि आखिर क्या था भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम और क्या थी उसकी कुछ कहानी और क्यों वो असफल हुआ और उसके क्या क्या भारत में प्रभाव पड़े, अंग्रेजी हुकूमत में क्या क्या उससे नुकसान हुए, क्या क्या उसको फायदे हुए। इन सब चीज़ों की एक विस्तार से चर्चा करते हैं। पूजा, स्वागत है कैप्टन्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति हमारे भारत की जनता के द्वारा जलाई गई वो पहली चिंगारी थी जिसने अंग्रेजों की पूरी सरकार की नींदें हराम कर दी थी। लोहे से लोहा हमने लिया था। और इसके अलावा देखा जाए तो अंग्रेजों को पहली बार लगा था कि भारत के लोगों पर शासन करना है तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत ज्यादा टेढ़ी खीर है। तो हम लोग आज एक विश्लेषण करने वाले हैं कि 1857 की क्रांति के बारे में हम सबको पता है कि ये क्रांति असफल हुई थी, लेकिन अपने कुछ खास पद चिन्ह छोड़ गई थी जिसमें सफलता के कुछ ना कुछ रोशनी थी। कुछ ऐसी आशाओं के बीज थे जो आगे चलकर उस चिंगारी ने एक बहुत बड़ी आग का रूप लिया था। तो ये चिंगारी भड़की, कई सारी जगहों पर फैली, कई सारे लोग इसमें शामिल हुए, विद्रोही नेता शामिल हुए। तो हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है तुमसे वो ये है कि अगर आप 1857 की क्रांति की एक विद्रोही नेता की जगह आप होती और आपके हाथ में कुछ डिसीजन मेकिंग पावर होती,
तो आप कुछ खास बदलाव करने का कुछ रणनीतियों में प्रयास करती क्या? अगर वो करती जिससे कुछ अच्छा मतलब जो आउटपुट मिलता, तो वो क्या क्या होता, कैसे कैसे होता, आप इसके बारे में हमें बताइए। अगर मैं 1857 की क्रांति में किन्हीं विद्रोही नेताओं की जगह होती, तो मैं 3 रणनीतियों में बदलाव करती, जिससे 1857 की जो क्रांति थी, उसकी मतलब पूरी होने की पूरी संभावना हो जाती। सफलतापूर्वक वो संपन्न हो जाती पूरी। बिल्कुल। नंबर मतलब पहली जो बदलाव है, वो है एक केंद्रीय स्पष्ट नेतृत्व कमान स्थापित करना। बहुत बढ़िया। जिसमें सबसे पहले विद्रोह में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, वो होता है एक सर्वमान्य नेता बिल्कुल। और उस नेता का अभाव, हम्म। जो कि विद्रोह में नहीं था। ठीक है। मैं होती तो सबसे पहले एक केंद्रीय सैन्य परिषद, राजनीतिक परिषद स्थापित करती, जिससे लोगों को एक महत्वपूर्ण लक्ष्य मिलता और उन्हें अपने आदेशों को समझने और उन्हें महत्वपूर्ण मतलब पूरी तरीके से संपन्न करने में उन्हें आसानी होती। बहुत बढ़िया। और नंबर 2 रसद प्रणाली और संचार। बिल्कुल। अंग्रेज़ों के पास कई सारी ऐसी सुविधाएँ थी, जो हमारे सैनिकों के पास नहीं थी। बिल्कुल सही बात है। जैसे टेलीग्राम और रेलवे। अगर वो टेलीग्राम और रेलवे के द्वारा अपने सैनिकों के पास थोड़ा जल्दी सूचनाओं को पहुँचा देते थे। हमारे सैनिकों के साथ ऐसा नहीं हो पाता था। अगर मैं उस समय होती, तो अपने सैनिकों के लिए एक सुरक्षित संचार नेटवर्क स्थापित करती, बहुत शानदार। जिससे उन्हें मतलब गोला बारूद, हथियार और भोजन जैसी आपूर्तियाँ थी, उन्हें एक कुशल रसद प्रणाली प्राप्त होती, जिससे हमारे जो सैनिक थे, वो समर्थन कर पाते पूरा विद्रोह में। बहुत बढ़िया। और नंबर 3 है व्यापक जनसंख्या। कुछ लोग जो थे, ये ऐसी नहीं है कि सैनिकों ने इसकी शुरुआत की थी, इसमें कर्मचारी, कारीगर और किसानों ने भी भागीदारी की थी, तो इसे सैनिकों का विद्रोह कहना तो बिल्कुल गलत होगा। सही है। इसे सैनिकों का विद्रोह नहीं कह सकते हैं। और कुछ लक्ष्य थे, वो अलग-अलग थे। कुछ अपनी रियासत वापस पाना चाहते थे, कुछ के लक्ष्य थे, कुछ अपने हस्तक्षेप धार्मिक स्थापनाओं की वजह से अलग थे। मैं होती तो एक जागरूक अभियान चलाती, जिससे लोगों को विद्रोह में आगे जाने के लिए प्रेरित करती और वो विद्रोह में जाने के लिए मान भी जाते। मतलब साझे लक्ष्य होते, यानी कि सब लोगों का अगर एक ही लक्ष्य होता, तो हो सकता है कि इस क्रांति का जो परिणाम था, सफल वो होने की वो सफलता वाला होता और अंग्रेजों के लिए ज्यादा व्यापक और ज्यादा प्रभावित करने वाला होता। हाँ। तो पूजा, तुम मुझे बताओ कि क्या आपको लगता है कि 1857 की जो क्रांति थी ना, उसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहना सही है? कुछ तर्क और सबूत दो, जिससे हम लोगों को पता चले कि ये सच में पहला स्वतंत्रता संग्राम था। जो 1857 की क्रांति थी ना, उसको पूरी तरह स्वतंत्रता संग्राम कहना सही भी है और सटीकता के साथ नहीं भी है। बढ़िया। क्योंकि अंग्रेजों ने कई ऐसे काम किए हैं जो हमारे लिए सही हैं और कई ऐसे भी काम किए जो हमारे लिए बिल्कुल गलत हैं। उदाहरण के साथ, जैसे अंग्रेजों ने मतलब भारतीय जो सेना है, वो अंग्रेजों को भगाना चाहती थी, पर अंग्रेजों ने 2-3 काम ऐसे भी किए हैं जिनसे उन्हें भगाना नहीं चाहिए था। जैसे उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई बहुत बढ़िया। और विधवा विवाह को भी आगे बढ़ाया था। जो भारतीयों को लगा कि ये हमारे मतलब परंपराओं में हस्तक्षेप दे रहे हैं, इसीलिए भारतीयों के मन में जो उनके प्रति गुस्सा और विरोध की भावना थी, वो और ज़्यादा उत्पन्न हो गई और उससे आगे अंग्रेजों को वो भगाना चाहते थे। अंग्रेजों ने कई सारे ऐसे काम भी किए, जैसे धन और आर्थिक शोषण, रेलवे, शिक्षा, संचार, ये सब आगे बढ़ाया। शायद अगर अंग्रेज ना होते, तो आज हम इस मामले में हो सकता है आगे बहुत देशों टाइम से लगता है, या बहुत फिर टाइम लगता, हो ही नहीं पाता। हो ही नहीं पाता। हाँ। अंग्रेजों ने ये भी काम अच्छे किए हैं और बच्चों की शिक्षा सबसे ज़्यादा रिलेटेड होती है, जो बच्चों की शिक्षा, उसके लिए भी अंग्रेजों ने कई सारे ऐसे काम किए हैं। मॉडर्न एजुकेशन। मॉडल एजुकेशन, हाँ। और रानी लक्ष्मीबाई ने मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी का नारा देते हुए, जैसे तात्या टोपे वगैरह ने अपने मतलब अपने क्षेत्रों को बचाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी, उसी तर्क के साथ वीर सावरकर हाँ। ने इतिहास में इसे स्वतंत्रता संग्राम कहने की उजागर किया है और इसके विपक्ष में भी कई सारे तर्क हैं। और भारतीय जो थे, उन्होंने अगर कहीं पहले आज़ाद हो जाते, तो भारतीय अपने धन का उपयोग भी कर सकते थे और जो ब्रिटेन के लिए उपयोग हो रहा था, वो अपने भारत के लिए उपयोग होता। और जो सती प्रथा वगैरह थी, उन पर रोक ना लगाई जाती, तो वो भी आगे बढ़ती और जिससे हमारे परंपराओं में और ज़्यादा ठेस पहुँचती। और वो सैनिकों के लिए बहुत ज़्यादा भेदभाव करते थे, उनको वेतन कम दे देते थे, तरक्की के साधन भी कम थे। तरक्की के साधन कम थे, तो उनके सबसे बड़ी वो थी कारतूसों में बदलाव, जिसमें
गाय की चर्बी इस्तेमाल होती थी और सूअर की चर्बी, जो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए पवित्र थी। बिल्कुल। इसीलिए हिंदू और मुसलमान दोनों में जो ब्रिटेन के विद्रोही थे, उनके लिए उनके मन में गुस्सा और विरोध की भावना अधिक उत्पन्न हुई। बहुत बहुत शानदार विश्लेषण किया तुमने पूजा। पूजा, अगला प्रश्न मेरा यह है कि एक बात बताओ कि अगर 1857 की क्रांति सफल हो जाती तो कल्पना करो कि भारत को आजादी भी मिल जाती, ठीक है, तो उस समय का भारत आज के भारत से कितना अलग होता या फिर एक जैसा होता, इस पर थोड़ा चर्चा करिए। 1857 की जो क्रांति थी वो अगर सफल हो जाती तो भारत जो था आज के वर्तमान भारत से कई गुना अलग होता। अगर उस समय भारत को आज़ादी मिल जाती तो वो धन था उसका उपयोग भारत के लिए ही होता, ना कि ब्रिटेन के लिए। बहुत बढ़िया। और सैनिकों को अपना लक्ष्य मिल पाता, जो कि तब ब्रिटेन के लिए जो काम कर रहे थे वो अपने भारत के लिए काम करते, तो भारत कई गुना आगे जा सकता था। और उस समय जो शिक्षा संचार के साधन थे वो भी कम थे, अंग्रेजों ने उन्हें बढ़ावा दिया था, तो वो भी आज कई गुना, अगर अंग्रेज ना होते तो शायद वो बहुत पीछे होता। और उद्योग अंग्रेजों ने नष्ट ही कर दिए थे, तो उन्होंने नए नए उद्योगों को भी बढ़ावा दिया था, तो शायद वो भी ना हो पाते। अपना भारत बहुत पीछे होता अगर ब्रिटेन ना आते आगे यानी कि दोनों चीजें एक साथ हैं कि अगर आगे भी हो सकता था, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से भारत का स्थिति काफी सकारात्मक भी होती, और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है जो अंग्रेजों की देन है, रेलवे है, डाक है, टेलीग्राम है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर वो ना होता तो फिर वो भी जाहिर सी बात है कि पीछे होने की संभावना है। यानी कि दोनों के दोनों पक्षों पे अपन को इस पे चर्चा करनी पड़ेगी और दोनों को दोनों चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम्हारा अच्छा जवाब है। तो अगला मेरा प्रश्न है कि मंगल पांडे ने एक चिंगारी जलाई, लेकिन उस आग को पूरे उत्तर भारत में कैसे फैलने दिया? इसके पीछे कौन से मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारक थे? मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को जो चिंगारी जलाई थी वो पूरे भारत में पहले तो सीमित रूप से फैली नहीं थी, ठीक है, जिसे फैलने के लिए काफी ज्यादा मतलब मध्य भारत में ही वो फैली थी और उत्तर भारत में। ठीक है। दक्षिण भारत के लोग और अन्य देशों के लोग इससे अनजान थे, इसे फैलने की जरूरत थी। और इसके जो मुख्य कारण थे वो थे कारतूसों में प्रयोग होने वाली चर्बी। उसमें सैनिकों के लिए जो एनफील्ड राइफल बनाई जाती थी उसमें गायों की चर्बी जो कि हिंदुओं के लिए पवित्र मानी जाती है, और सुअरों की चर्बी जो कि सुअर मतलब मुसलमान लोगों के लिए अपवित्र मानी जाती है। तो उसके लिए सैनिकों के मन में उनके लिए गुस्सा और प्रतिरोध की भावना थी। मेरा अगला सवाल है पूजा, रानी लक्ष्मीबाई का एक नारा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। ये नारा सिर्फ क्या ये रियासत बचाने के लिए था, क्या इसमें एक व्यापक राष्ट्रीय भावना भी इसमें निहित थी? इस पर चर्चा कीजिए जरा। रानी लक्ष्मीबाई ने जो नारा दिया था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, तो ये केवल ना ही रियासत का मामला था और ना ही ये व्यापक का मामला था, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी को मतलब सर्वपूजनीय मानती थी, तो झांसी को वो किसी को देना नहीं चाहती थी। जबकि अंग्रेजों ने हड़प नीति के दौरान उनकी सारी भूमि जो थी वो ले ली थी, क्योंकि उसका कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था। रानी लक्ष्मीबाई ने जब एक पुत्र को गोद लिया था, वो अंग्रेज उस पुत्र को मतलब उत्तराधिकारी नहीं मानते थे झांसी को, तो रानी लक्ष्मीबाई का कहना यह था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मतलब चाहे कुछ हो जाए, अपने स्वराज्य की मांग किसी को नहीं दूंगी। और व्यापक ये भी हो सकता है क्योंकि झांसी रानी लक्ष्मीबाई पूजनीय मानती थी, अगर ये किसी को दे देती तो उनके लिए ये असम्मान की बात होती और उनके सम्मान को ठेस पहुंचती, इसीलिए वो कहती हैं कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी चाहे कुछ। बहुत बढ़िया। तो पूजा, मेरा अंतिम सवाल है आपसे कि आज के समय यानी कि प्रेजेंट टाइम को अगर ध्यान में रखें तो सन 1857 की क्रांति से हम एकता, नेतृत्व और सामाजिक भावना, न्याय के बारे में क्या सीख सकते हैं? 1857 की जो क्रांति थी उससे एकता, नेतृत्व और सामान्य न्याय की भावना से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एकता, 1857 की क्रांति में एकता की बहुत कमी थी, उसमें जो समूह थे वो विभिन्न विभिन्न भागों में बटे हुए थे, एक साथ नहीं थे। जबकि एक साथ होने की उन्हें आवश्यकता थी, तो कुछ भी काम करने से पहले हमें एकता और उसको एकता को चलाने वाला कोई सर्वमान्य नेता होना जरूरी है, जिससे हम जो भी काम करेंगे वो सफल हो सकता है। और नेतृत्व, उस समय के जो नेता थे वो सही से काम नहीं कर रहे थे, मतलब किसी अंग्रेजों का साथ दे रहे थे और भारत में भी काम कर रहे थे,
तो सूचना इधर उधर भेज रहे थे, वो एक साथ काम नहीं कर रहे थे। बहुत बढ़िया। नेतृत्व का काम ये होता है सर्वमान्य नेता, जबकि नेता का अभाव था उस क्रांति में। बिल्कुल अगर वो नेता होते तो सर्वमान्य जो भारत को ही साथ देते, तो शायद वो क्रांति सफल होती और भारत आज की स्थिति से अलग होता। बिल्कुल न्याय, अंग्रेज अगर भारतीय सैनिकों के साथ अन्याय ना करते और उन्हें भी समान रखते तो शायद वो क्रांति ही ना आती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो हमें भी किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए, वरना हमारे साथ भी इतिहास में ऐसा ही हो सकता है। हर व्यक्ति को जो दबा कुचला भी है और जो कमजोर वर्ग का है, अगर हम आज उस क्रांति से सबक सीखें तो हमें इस यहाँ से परफेक्टली एक सबक सीखने को मिल रहा है, और वो ये है कि सरकार को सभी के प्रति न्याय रखना चाहिए। न्याय की भावना हमें क्या करती है कि विद्रोह को पनपने ही नहीं देती, क्योंकि जब हर व्यक्ति हर वर्ग सरकार से संतुष्ट होगा तो फिर किसी भी प्रकार की कोई भी संभावना होगी नहीं, नेतृत्व की दिक्कत भी नहीं होगी, और कोई भी देश बहुत अच्छी गति से समृद्धि की तरफ आगे बढ़ेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमारा लास्ट प्रश्न है तुमसे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज भी कहीं ना कहीं लड़कियां एजुकेशन के मामले में, खास तौर पे ग्रामीण इलाकों में बहुत पीछे हैं, और जो आगे हैं भी तो उनको कहीं ना कहीं ठीक ठाक जगह नहीं मिल पा रही है पढ़ाई लिखाई करने की। तो और कुछ ऐसे भी हैं कि जिनके पेरेंट्स कहीं ना किसी रूढ़िवादिता की वजह से उनको पढ़ाने का भी थोड़ा सा कम वो देते हैं। तो आप हमारे यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी जिससे लोग कुछ सीखें और आगे बढ़ने में मदद करें लड़कियों को? इतिहास में जो लड़कियां थी ना, वो महिलाएं भी पढ़ी लिखी नहीं थी, ना ही ज्यादा पुरुष पढ़े लिखे थे। बिल्कुल। तो तब शिक्षा संचार के साधन भी कम थे। मैं लड़कियों से यही कहना चाहूंगी कि पढ़ें, और आज भी कई सारे ऐसे घर हैं और इलाके भी हैं जिनमें लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं। तो मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि लड़कियों को भी पढ़ाएं, समान रूप से रखें, और लड़कों को भी पढ़ाएं और उन्हें भी सम्मान दें। यही मैं आपसे कहना चाहूंगी, और बाकी का धन्यवाद। वेरी, आज हम लोगों की एक गहन चर्चा हुई, और ये चर्चा इतनी ज़्यादा गहन हुई कि आप लोग जब इसको पूरा सुनेंगे और इसको सही तरीके से विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी लड़कियां मौजूद हैं। ये जो पूजा है, ये पूजा यहाँ गोरमी के बगल से दोनियापुरा से हैं। दोनियापुरा के एक छोटे से साधारण से घर में इनका जन्म हुआ है और यहीं पढ़ती हैं और वहीं रहती हैं, लेकिन अपने मस्तिष्क में जो सपना सजोए बैठे हैं, इन्हें एक बहुत बड़ा अधिकारी बनना है और हमारे देश की सेवा करनी है। तो विजन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम सपने ही नहीं देखेंगे तो उनको पूरा कैसे करेंगे। आपने देखा कि लड़की विजनरी तो है ही, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल में भी बहुत माहिर है। आगे चलकर जब इसका एसएसबी का इंटरव्यू होगा, जब ये एनडीए पास करेगी, तो मुझे लगता है कि ये पहले ही प्रयास में इसका लेफ्टिनेंट बनना तय होगा, और इसके लिए इसकी हम सभी को कोटि कोटि प्रशंसा करनी चाहिए, और सारे के सारे लोगों को अपने बच्चों को भी एक बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स में, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, तो उसमें माहिर बनाना हम लोगों का काम है। और कहीं भी पढ़ाएं आप अपने बच्चों को, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि कम्युनिकेशन स्किल जिस बच्चे की बेहतर होगी, उसका भविष्य उतना ही समृद्ध, उतना ही ज़बरदस्त, शानदार होगा। आप सभी का इस पूरे इंटरव्यू को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे को मैं दोबारा आपसे मिलूंगा किसी नए बच्चे के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय।